नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नरेंद्र मोदी की राजनीति का क्या होगा? एक हफ्ते के भीतर, केवल एक हफ्ते के भीतर पहलगाम हो गया, जातीय जनगणना का ऐलान हो गया, जंग हो गई और सीज फायर भी हो गया। आखिर मोदी का आत्मविश्वास इतना हिला हुआ क्यों है? क्या वो राजनीति का मैदान हार रहे हैं? वरिष्ठ पत्रकार राकेश कायस्थ ने एक बहुत वाजिब सवाल उठाया है और वो सवाल ये है कि क्या मोदी के सारे कार्ड खत्म हो गए? इस सवाल को उठाने की कई वजहें हैं और सबसे बड़ी वजह यह है कि मोदी को इतना परेशान, इतना अस्थिर और इतना बेचैन गुजरात नरसंहार के बाद अब देखा गया है। पहलगाम नरसंहार के बाद ये दोनों ही नरसंहार अब नरेंद्र मोदी के राजनीतिक बायोडेटा का हिस्सा है। तो नरेंद्र मोदी इतनी जल्दी में क्यों हैं और वो कौन कौन से कार्ड हैं जो उन्होंने एक साथ खर्च कर डाले हैं? मोदी को बार बार अपने पैर पीछे खींचने पड़ रहे हैं और ये केवल पाकिस्तान के साथ मोर्चेबंदी से ही पैर पीछे खींचने की बात नहीं है। कृषि कानूनों से लेकर टैक्स वसूली, अर्बन नक्सल, भैंस खोलने, मंगलसूत्र बेचने और जातीय जनगणना जैसी नीतियों पर मोदी का 56 इंची सीना बार बार चकनाचूर हुआ है। मोदी ने जिन मुद्दों पर नथुने फुला फुला कर, आंखें नचा नचा कर दुत्कार और फटकार की नीति अपनाई थी, उन्हीं मुद्दों पर उन्हें स्वीकार और पुचकार को अपनाना पड़ रहा है। सच ये है कि अपना ही बिखेरा हुआ रायता मोदी से सिमट नहीं रहा है और इससे मोदी की छवि एक ऐसे नेता की बन चुकी है जिसे न दूरदर्शी नीतियों की समझ है और न ही उसके दूरगामी नतीजों की। राकेश कायस्थ इसके विस्तार में जाते हुए लिखते हैं, तथ्य और तर्क भावनाओं से परे होते हैं और सच्चाई अक्सर तल्ख होती है। सीमा पर ड्रोन उड़े और मिसाइलें दगीं, लेकिन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक झटके में अपने सारे पत्ते एक साथ फेंक दिए। उनके पास अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो आने वाले दिनों में उन्हें राजनीतिक रूप से मजबूत कर पाए या राजनीतिक ढलान पर उनकी फिसलन को रोक सके। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए बिंदुवार समझते हैं। सबसे पहला, प्रधानमंत्री मोदी ने एक महीने के भीतर अपने राजनीतिक जीवन के 3 सबसे बड़े फैसले लिए और वो भी ताबड़तोड़। ये तीनों फैसले उनके लिए मेक और ब्रेक हैं, बनाने वाला या तोड़ने वाला। शुरुआत पहले फैसले से। 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार की इनकम टैक्स कटौती लागू हो गई। जब बजट में इसकी घोषणा हुई थी तो कुछ लोगों को यकीन नहीं हुआ था कि कहां तो यह सरकार डीटीसी यानी डायरेक्ट टैक्स कोड लाकर जनता के माथे पर ताबड़तोड़ टैक्स वसूली के पत्थर फेंकने वाली थी और कहां यह यू टर्न। देखिए, 2014 के बाद से ही केंद्र सरकार का हर कदम मिडिल क्लास और छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ने वाला रहा है, चाहे वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रहा हो, डिविडेंड टैक्स या फिर नोटबंदी। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि सरकार को इनकम टैक्स में ऐतिहासिक कटौती करनी पड़ी? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इकोनॉमी की हालत बेहद खराब है और मोदी की जुमलेबाजियों से किसी को कोई राहत मिलती नजर नहीं आती, उनके चेलों को भी नहीं। जनता की क्रय शक्ति घटती जा रही है और बाजार में खरीदार नहीं है। जो लोग घुमा फिरा कर कहते थे कि कांग्रेस की ओर से पेश किए जाने वाला जीडीपी का आंकड़ा वास्तविकता से मेल नहीं खाता, उनमें से कुछ लोग खुलकर कहने लगे हैं कि ये वाले आंकड़े फर्जी हैं और अर्थव्यवस्था महंगाई से पैदा होने वाली दीर्घकालिक मंदी के लंबे कुचक्र में फंसने वाली है। इसके बारे में सोच सोच कर ही मोदी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। लिहाजा बहुत मजबूरी में कदम पीछे खींचते हुए सरकार को टैक्स कटौती करनी पड़ी ताकि बाजार में डिमांड लौटे, मांग वापस आए और इसका असर कंपनियों के वित्तीय नतीजों पर दिखाई दे। लेकिन क्या इतना आसान है? नहीं। देखिए, दूसरी बात जो दिखाती है कि मोदी के तोते उड़े हुए हैं और यह कोई भारत पाकिस्तान या हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, इसको उनके चेलों के लिए छोड़ दीजिए। इनकम टैक्स कटौती से सरकार पर लगभग 1.25 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा। लगभग इतना ही बोझ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के भुगतान का है। भारत जैसी अर्थव्यवस्था में 2.5-3 लाख करोड़ रुपए बहुत होते हैं। अब असली चिंता, राकेश कायस्थ बताते हैं कि अर्थशास्त्रियों का एक तबका इस बात को लेकर सशंकित है कि टैक्स घटाने के बावजूद बाजार में डिमांड पहले की तरह वापस आ ही जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती।
क्योंकि मध्यम वर्ग को मोदी पर भरोसा नहीं रहा है। वो अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ है और खुलकर खर्च करने के बदले वो बुरे वक्त के लिए पैसे बचाना चाह रहा है। अगर अर्थव्यवस्था का पहिया घूमना शुरू नहीं हुआ तो इस साल के अंत तक देश गंभीर संकट में होगा। मोदी भले कुछ न समझते हों और उनके सलाहकार भी नासमझ हों, लेकिन अर्थशास्त्र के बीए के विद्यार्थी भी इस बात को जानते हैं कि आर्थिक मोर्चे पर उठाए गए इन कदमों के लाभ बहुत ही सीमित होते हैं, क्योंकि इकोनॉमी का मसला सिर्फ डिमांड की कमी नहीं है। मोदी को भले ही सही आंकड़ों का महत्व पता न हो, लेकिन इतना तो वो भी जानते हैं कि उत्पादन संतोषजनक ढंग से नहीं बढ़ रहा है, नए रोजगार सृजित नहीं हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अपनी चुनौतियां हैं। ऐसे में उनके उपाय के फायदे तो सीमित हैं, लेकिन इसके विफल होने के, नाकाम होने के खतरे बहुत बड़े हैं, और ऐसा हुआ तो चीजें और ज्यादा बिगड़ेंगी। मोदी की लफाजियों ने देश को एक ऐसे दुष्चक्र में फंसा दिया है जिससे बाहर न वो खुद निकल सकते हैं और ना ही देश को निकाल सकते हैं। तीसरा, आगे बढ़िए। टैक्स कटौती के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जीवन का दूसरा सबसे बड़ा फैसला पाकिस्तान के साथ सैन्य टकराव के रूप में लिया। प्रतिरक्षा मामले में मोदी की बंद मुट्ठी लाख की थी। उनके कोर वोटर यही मानते थे कि जिस दिन भी पाकिस्तान से आमना सामना हुआ, मोदी का न्यू इंडिया चंद दिनों में दुश्मन को धूल चटा देगा। लेकिन इस सैन्य टकराव के नतीजों ने मोदी के लिए अप्रिय सवालों का पिटारा खोल दिया। सारा भ्रम चकनाचूर हो चुका है। 1962 के बाद संभवतः यह सीमा पर पहला ऐसा सैन्य अभियान है जिसमें देश को पर्याप्त नुकसान उठाकर वापस लौटना पड़ा। सैनिक कार्रवाई किस उद्देश्य से की गई और इसे अमेरिकी दबाव में एक झटके में खत्म क्यों किया गया, इससे जुड़े ज्यादातर सवालों के जवाब सरकार के पास नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। लेकिन उनके भागने से सवालों का पीछा बंद होने वाला नहीं है। एक और बात, मजबूत और सुरक्षित भारत के नरेंद्र मोदी के दावे की अधिकतम परीक्षा हो चुकी है और देश समझ चुका है कि मोदी के बस का कुछ नहीं है। वो न भारत की सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं, न नागरिकों की रक्षा कर सकते हैं, न राष्ट्रीय स्वाभिमान और संप्रभुता की रक्षा कर सकते हैं। इसकी ठोस वजह है गलवान में चीन के अनधिकृत कब्जे पर सरकार की हतप्रभ कर देने वाली चुप्पी के बाद पाकिस्तान के साथ अपमानजनक सीज फायर ने देश को बता दिया कि प्रतिरक्षा मामले में मोदी भारत के लिए अधिकतम क्या हासिल कर सकते हैं। छठी बात, इसका नतीजा ये निकला है कि अब दुश्मन को मिटाने और दुनिया भर में डंका बजाने की कोई और नई कहानी बेच पाना प्रधानमंत्री मोदी के लिए लगभग असंभव होगा। मोदी के कोर वोटर भी कश्मीर के मामले में अमेरिकी दखलंदाजी की उस कोशिश को स्वीकार नहीं करेंगे जिसकी आशंका ऑपरेशन सिंदूर के बाद पैदा हुई है। यहां एक बात गौर करने वाली है, डोनाल्ड ट्रंप के बार बार दोहराने के बावजूद भारत तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा, यह कहने की मोदी खुद हिम्मत नहीं जुटा सके। इसके लिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टाइप के एक क्लर्क को आगे किया गया। कूटनीति को समझने वाला एक बच्चा भी जानता है कि ट्रंप के मुकाबले एक क्लर्क को खड़ा करने के पीछे मोदी का अपना कौन सा डर काम कर रहा है। अब सातवीं वजह पर आइए, जो बताता है कि कैसे मोदी ने एक साथ अपने सारे कार्ड खर्च कर डाले। देखिए, नरेंद्र मोदी ने अपने वोटरों के लिए एक स्थायी फॉर्मूला बनाया था, एकदम सीधा और सरल। पाकिस्तान बराबर मुसलमान बराबर देशद्रोही और विपक्ष, सबको एक खांचे में फिट कर दो, चुनाव निकल जाएगा। ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया गया कि मोदी जब भी पाकिस्तान का नाम लेते हैं उनके वोटरों के जहन में आम भारतीय मुसलमान की छवि उभरती है। लेकिन इस बार यह बैकफायर कर गया है। पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से पूरे देश ने एकजुटता दिखाई और इस मामले को सांप्रदायिक बनाने की कोशिशों को विफल कर दिया, उससे मोदी की राजनीति को बहुत बड़ा झटका लगा है। कर्नल सोफिया को सैन्य विजय अभियान का चेहरा बनाने की मजबूरी दिखाती है कि मोदी चूक गए हैं। वो मुसलमानों को लेकर अपने नफरती अभियानों और घृणा के एजेंडे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। मोदी इस बात से घबरा गए हैं कि पाकिस्तान के साथ सैन्य टकराव के दौरान इस देश के मुसलमानों ने अपना अल्ट्रा नेशनलिस्ट चेहरा दिखाया है। हर शहर में मस्जिदों से भारत की जीत की दुआ की गई और मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे। सीमा पर मुसलमानों ने भी शहादत दी।
ऐसे में आने वाले चुनावों में अपने कथित राष्ट्रवाद की आड़ में मोदी के लिए छिपा हुआ सांप्रदायिक कार्ड खेलना काफी मुश्किल भरा होगा। और इतने के बाद भी अगर मोदी 2024 के चुनाव की तरह खुलकर मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, तब भी संदेश यही जाएगा कि वो आंतरिक सुरक्षा में नाकाम रहने और उसके बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने में मिली नाकामी से ध्यान बटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वो नफरत की चादर के पीछे अपना नाकाम चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं मोदी के आखिरी पत्ते पर, जो बेहद चौंकाने वाला था। जिस वक्त देश पहलगाम हमले का शोक मना रहा था, उसी दौरान सरकार ने अचानक जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर दी। विपक्ष के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ये सबसे बड़ी मांग थी। दूसरी तरफ मोदी इसे अर्बन नक्सलों का एजेंडा बता रहे थे और रैलियों में अपने वोटरों को यह कहकर डरा रहे थे कि ये उनका आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने की साजिश है। फिर रातों रात ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी को जातिगत जनगणना की मांग स्वीकार करनी पड़ी, और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की तैयारियों के बीचों बीच। सारा खेल यही है और प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक करियर का आखिरी दांव भी यही है। आरएसएस भारत के वंचित समूहों में प्रतिनिधित्व को लेकर चल रही बेचैनी ठीक से समझ रहा है। संघ इस बात को लेकर भयभीत है कि अगर प्रतिनिधित्व के सवाल ने सिर उठाया और निचली हिंदू जातियां अंबेडकर के दिखाए गए आधुनिकता के रास्ते पर चल पड़ी, संविधान के रास्ते पर चल पड़ी, लोकतांत्रिकता के रास्ते पर चल पड़ी, मनुष्यता, समता, न्याय के सिद्धांत पर चल पड़ी, तो फिर हिंदू राष्ट्र के खंभे पूरी तरह उखड़ जाएंगे। इसलिए लिख कर ले लीजिए, नरेंद्र मोदी अब अपना आखिरी दांव खेलते हुए कट्टर ओबीसी बनकर वोटरों के बीच जाएंगे। उन्हें यकीन है कि जिस तरह विपक्ष के वेलफेयर स्कीम्स को रेवड़ी बताते बताते उन्होंने डायरेक्ट सब्सिडी को कामयाबी के साथ अपना हथियार बना लिया, उसी तरह सामाजिक न्याय के चैंपियन भी बन जाएंगे। खुद मोदी ही नहीं बल्कि बीजेपी आरएसएस का राजनीतिक भविष्य भी इसी दांव पर निर्भर है। आगे क्या होगा इस बारे में फिलहाल कोई दावा करना तो मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि मोदी के पास अब कोई नया पत्ता नहीं बचा है। मुमकिन है मोदी भारत की राजनीति में कुछ और दिनों तक प्रासंगिक बने रह जाएं, लेकिन भारत को जिस रसातल में उन्होंने पहुंचा दिया है, वहां से बाहर निकलने में कुछ नहीं तो 50 साल लगेंगे। एक पूरी पीढ़ी मोदी के छुटभइयेपन से बाहर निकालने में खर्च हो जाएगी। क्या आप इसकी गंभीरता को समझ पा रहे हैं, या आप भी 26 लाशों से उठते विलाप पर जश्न की तैयारी में भाजपा के साथ शामिल हो चुके हैं? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।